ओके, तो हमने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था दैट वाज यूनरी ऑपरेटर, राइट। यूनरी ऑपरेटर हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। Yes, sir. ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे थे इधर, आप देख सकते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर में किसी को भी कोई डाउट नहीं है। तो अब इधर हम एक न्यू सोर्स फाइल बनाते हैं एंड इनसाइड दिस फाइल मुझे हेडर फाइल मेंशन करना होगा। हेडर फाइल का नाम क्या था? stdio.h। देन मैंने इधर लिखा void main। ओके, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, एक दूसरा ऑपरेटर। तीन तरह के ऑपरेटर से, एक यूनरी ऑपरेटर, एक बाइनरी ऑपरेटर एंड एक टर्नरी ऑपरेटर। तो बाइनरी क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज अप्लाइड ऑन टू ऑपरेंड्स। टू ऑपरेंड्स। अगर मैं इधर लिखूं इंट a equal to 10, int b equal to 20 and int sum equal to a plus b, तो प्लस जो है वो ए एंड बी दोनों पे अप्लाई हो रहा है, तो ए एंड बी को हम क्या कंसीडर करेंगे? ऑपरेंड्स, राइट। तो बाइनरी में बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड डबल एंड भी आता है, और नॉट एंड मैनी मोर, ठीक है। तो ये कॉमन से ऑपरेटर्स हैं जो जनरली हमारे प्रोग्राम्स में यूज होते ही होते हैं, और मोस्टली आप फैमिलियर होते ही होते हैं। लेस देन का काम क्या है? दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना कि उनका डेटा उन वेरिएबल में से कौन बड़ा है। तो हम इन्हें स्पेशली नहीं पढ़ेंगे, हम प्रोग्राम्स बनाएंगे उन्हीं में साथ साथ जहाँ जहाँ यूज होंगे हम इनको पढ़ते जाएंगे। स्पेशली हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर, तीसरा टाइप का ऑपरेटर। हमने पहला टाइप का क्या पढ़ा था? पहला था यूनरी ऑपरेटर, दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर एंड तीसरा है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब है कि ये तीन ऑपरेंड्स पे अप्लाई होता है। इट अप्लाइज ऑन थ्री ऑपरेंड्स। अब ये थ्री ऑपरेंड्स पे अप्लाई होता है तो कैसे होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ये पहले होता कैसे देखने, ये कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैंने इधर लिखा, सपोज दो लोग हैं, एक राम है और एक श्याम या सीता है, सपोज एक राम एंड सीता। इन दोनों का एज मुझे पता है, या मैं यूजर से भी ले सकता हूँ इन दोनों का एज, ठीक है। तो लेट्स टेक यूजर इन राम एंड इन सीता। दो वेरिएबल डिक्लेयर किए एंड दोनों वेरिएबल का डेटा मैं यूजर से लेने वाला। एंटर राम एज और स्कैनफ आप जानते हैं, टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। इधर क्या लिखा? राम, और श्याम का भी एज ले लिया। एंटर, सॉरी श्याम बोल रहा हूँ, सीता एज। स्कैनफ पर्सन डी एंड सीता। अब मुझे पता लगाना है कि राम का एज बड़ा है, यानी राम इज एल्डर और सीता इज एल्डर, विच वन इज एल्डर। तो उसको मैं पता लगाने चाहता हूँ टर्नरी ऑपरेटर से। तो कैसे टर्नरी ऑपरेटर काम करेगा? इधर आप इधर लिखो राम ग्रेटर देन सीता। अगर राम बड़ा है सीता से, क्वेश्चन मार्क, और इधर हमने लिख दिया एल्डर, एक वेरिएबल ले लिया एल्डर।
अगर राम बड़ा है सीता से, तो इधर राम की वैल्यू, राम की जो भी एज की वैल्यू है वो किधर चली जाए, एल्डर वेरिएबल को। अदरवाइज सीता की जो वैल्यू है वो चली जाएगी एल्डर में। या तो राम बड़ा हो सकता है, नहीं तो सीता बड़ी हो सकती है। यूजर ने अगर राम की वैल्यू ज्यादा दी, राम की एज, तो राम बड़ा है। सीता की एज ज्यादा दी तो सीता बड़ी। तो राम अगर बड़ा है सीता से, तो ये है ट्रुथ प्लेस। यानी अगर ये कंडीशन सही है तो इस प्लेस की वैल्यू एल्डर को रिटर्न हो जाएगी, एल्डर के पास चली जाएगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सीता की वैल्यू यानी इस प्लेस की वैल्यू, ये फॉल्स प्लेस है, इसकी वैल्यू किसको चली जाएगी, एल्डर। अब हम इधर क्या करेंगे, अब हमें तो पता लगाना है कि राम बड़ा है सीता। तो हमारे पास एक इफ नाम का ब्लॉक होता है। इफ किस लिए यूज करते हैं, अगर हम अपने प्रोग्राम में कुछ कंडीशनल वर्क करना चाहते हैं। कंडीशनल वर्क इन द सेंस, ठीक है, हमें चेक करना है कि राम बड़ा है सीता, तो हमें ये तो चेक करना होगा कि एल्डर के अंदर वैल्यू किसकी है। एल्डर के अंदर अगर राम की वैल्यू है तो राम बड़ा है, और एल्डर के अंदर अगर सीता की वैल्यू है तो सीता बड़ी है। तो हम इधर चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, एल्डर चेक करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, इक्वल टू। क्या एल्डर की वैल्यू राम के एज की वैल्यू से मैच करती है, ठीक है। इफ कंडीशन में हम हमेशा कंपैरिजन वाला टास्क करते हैं। क्या एल्डर में जो वैल्यू है वो राम के एज की वैल्यू के बराबर है, तो अगर बराबर है यानी कि कौन बड़ा है, राम बड़ा है ना। हाँ, राम अगर ग्रेटर देन सीता है तो राम की वैल्यू एल्डर में आ चुकी है, ठीक है। अगर सीता बड़ी होगी राम से तो सीता की वैल्यू आएगी। तो एल्डर की वैल्यू अगर राम से मैच कर रही है तो वी कैन से व्हाट, राम इज एल्डर। और एल्स, इफ के साथ एल्स आप यूज कर सकते हो। एल्स में क्या लिखा, अगर राम एल्डर नहीं है तो कौन एल्डर है, सीता इज एल्डर। गॉट इट। इसे सेव किया और इसका नाम दिया हमने टर्नरी ऑपरेटर। एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट सी। कंपाइल एंड रन। और राम एज इधर दिया, राम की एज दी सपोज 32 ईयर्स, और सीता की एज 21 ईयर्स। तो कौन बड़ा होना चाहिए, राम। तो इधर आया राम इज एल्डर। एक्चुअली क्या हुआ इधर चेक कर सकते हो, राम की वैल्यू क्या 32, सीता की वैल्यू क्या 21। तो राम बड़ा है सीता से, यानी 32 विल रिटर्न इनसाइड एल्डर। मीन्स एल्डर वेरिएबल को क्या मिल जाएगा 32। इधर हमने चेक किया क्या एल्डर में वैल्यू जो है वही राम में है, यानी राम बड़ा है। एल्डर में 32 आया होगा, राम में भी 32, दोनों मैच कर गए, तो इट विल प्रिंट राम इज एल्डर। अगर हमने इस प्रोग्राम को वाइस वर्सा कर दिया, मीन्स हमने 21 राम की एज दे दी और सीता की एज 31 दे दी, देन व्हाट विल हैपन, सीता इज एल्डर। हाउ, राम इज ग्रेटर देन सीता, नहीं, फॉल्स है तो फॉल्स है, तो किस प्लेस की वैल्यू, सीता, इस वाली प्लेस की वैल्यू, सीता की वैल्यू एल्डर में चली जाएगी, यानी एल्डर की वैल्यू राम से मैच नहीं करेगी, यानी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारी लाइफ में भी क्या होते हैं, इफ एल्स लगे रहते हैं कि अगर ये होगा तो मैं ये काम करूंगा, अदरवाइज ये काम, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन आप अपनी प्रोग्रामिंग में भी लगा सकते हो, और इफ एल्स को हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इफ एल्स को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल, इज दैट क्लियर। आई गेस सर देख के तो इजी लग रहा है, क्या इसका कुछ कॉम्प्लिकेट फॉर्म भी है, मतलब इसको कुछ कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये इजी ही है। ओके, मतलब इसके साथ आपको इफ एल्स का वो ब्लॉक लगाना ही पड़ेगा। लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कंपैरिजन आपको एल्डर के साथ करनी पड़ेगी, यानी इस वैल्यू के साथ कि क्या हुआ, राइट। यस सर। ओके,
तो टर्नरी ऑपरेटर और इफ कंडीशन थोड़ा समझ आया। यस अब सर। इफ कंडीशन पे हम कुछ और भी डेमोस यहाँ पे देखते हैं। ये तो टर्नरी ऑपरेटर है। समीर, इज इट क्लियर? टर्नरी ऑपरेटर। यस सर। ओके, तो न्यू और सोर्स फाइल। मैं इधर एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। मैंने एक नंबर यूजर से लिया और चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, मीन्स प्रोग्राम क्या है, टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। इधर कर दिया हमने हैश इंक्लूड stdio.h और इधर कर दिया void main। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, एक नंबर लेना होगा तो एक वेरिएबल ले लिया, printf enter a num, राइट। और scanf लिया, इधर %d लिया और इधर end num। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आप सब लोग वेल अवेयर हो। इफ कंडीशन, अब मुझे चेक करना है ये नंबर जो एंटर्ड हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो कैसे करूं, एनीवन? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। राइट, तो अगर नंबर जो एंटर किया है वो ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है और लेस देन 0 है तो नेगेटिव है। तो इफ नम इज ग्रेटर देन 0 तो वी कैन से नंबर इज पॉजिटिव। तो मैंने ऐसे किया, ऐसे लिखा नंबर इज पॉजिटिव। एल्स यानी नम इज नॉट ग्रेटर देन 0, एल्स चलेगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज नेगेटिव। इसको किया हमने नेगेटिव पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं, रन किया, एक नंबर दिया हमने 34, तो क्या है रिजल्ट, 34 जाएगा नम में, 34 इज ग्रेटर देन 0 यानी सही है, तो सही है तो एक कंडीशन रन हो जाएगा। ठीक है, और इधर रन किया और मैंने अब की बार नेगेटिव वैल्यू दे दी, तो नंबर इज नेगेटिव। मतलब ये मशीन ऑलरेडी अंडरस्टैंड करता है, माइनस के साथ कोई डिजिट हम दे रहे हैं तो उसको नेगेटिव कंसीडर करता है ये। हाँ जी, हाँ जी। ओके। %d दिया यानी कि हमने नंबर बताया है कि हमने नंबर चाहिए, जी। d फॉर डिजिट। d की जगह इधर i भी कर सकते है ना, राइट। अब मैं चाहता हूं इधर नंबर इज पॉजिटिव की जगह ना क्या प्रिंट हो जाए, जो भी नंबर डालो वो वैल्यू प्रिंट। तो इधर क्या कर दो, तो अब क्या प्रिंट होगा, %d की जगह नम की वैल्यू, यानी जो भी नंबर डालूंगा वो नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो इज पॉजिटिव या इज नेगेटिव। 34 इज पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव में डाला तो इट विल गिव यू नेगेटिव। तो इसका कोई आइडिया लग रहा है सबको, मेक सेंस? यस सर। यस सर। अगर आपके इफ ब्लॉक में एक ही लाइन का कोड है तो आप चाहो तो ये ब्रेसेस हटा भी सकते, एक ही लाइन का कोड है तो। ठीक है, आउटपुट वही आएगा सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोड हमारा शॉर्ट हो गया, कोड हमारा ऑप्टिमाइज हो गया। ठीक है, एंड इंडस्ट्री में आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान दिया जाता है, तो आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन इधर ध्यान देना है कि कोड हमारा कितना कम से कम लाइन ऑफ कोड में हो जाए। गॉट इट? यस सर।
नाउ तो ये था, हमने किया कि एक नंबर को चेक किया पॉजिटिव है या नेगेटिव। सपोज हमारे पास दो लोग हैं, दो पीपल हैं, उन दोनों का एज कंपैरिजन करना है, बट सिर्फ इफ एल्स कंडीशन से करना है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर यूज नहीं करना है। कर सकते हैं? यस। जैसे अभी जो है मेरे पास दो वैल्यूज हैं, सपोज num1 एंड num2, है ना? या सपोज दो लोग ही लिए थे, है ना? अभी राम सीता लिया था हमसे, तो इन्हीं को कर लेते हैं। और राम सीता का एज हमने लिया था, तो क्यों ना हम कॉपी पेस्ट कर लें। ये प्रोसेस तो हम जानते हैं। तो मुझे टर्नरी ऑपरेटर यूज नहीं करना, तो व्हाट आई राइट हियर, इफ राम एज इज ग्रेटर देन सीता, तो क्या प्रिंट कर देंगे? राम इज एल्डर, अदरवाइज श्याम इज एल्डर, सॉरी सीता इज एल्डर, सीता इज एल्डर। तो विदाउट टर्नरी ऑपरेटर भी ये काम हो सकता है। राम सीता डॉट सी कर लो। तो राम का एज है 34 एंड 33, सीता का एज है, राम इज एल्डर। तो यानी टर्नरी ऑपरेटर मैं ना भी यूज करूं तो आई कैन डू दिस। ठीक है, सर ये सिर्फ एक लाइन के लिए ये टाइम ऑपरेटर नहीं लगेगा, अगर एक लाइन से ज्यादा तो उसमें ऑपरेटर लगाना पड़ेगा सर? कहाँ पे? सॉरी सॉरी, सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये इफ और एल्स कंडीशन में अगर एक लाइन से ज्यादा लिखा जाए तो आपको ब्लॉक उसमें लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। लगा। ओके सर, बिल्कुल, कर्ली ब्रेसेस आपको सिर्फ सिंगल लाइन में नहीं लगाना होगा, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इफ ब्लॉक के अंदर सिर्फ सिंगल लाइन है तो आप स्किप कर लीजिए कर्ली ब्रेसेस। ओके सर। अब यहाँ पे दो एज को तो इजीली हमने कंपेयर कर दिया। अगर तीन लोग हों तो उनके एज को कंपेयर करना है, तो उनमें सबसे एल्डेस्ट कौन है? एल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं इतना तो कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी। तो फाइल न्यू, इधर हम तीन लोगों का एज कंपेरिजन करें। ठीक है, तीन लोगों का एज, तो तीन लोगों का एज लेना भी पड़ेगा ना। तो हिंट, मैंने एक और नाम ले लिया। ठीक है, श्याम, श्याम का भी एज लेना होगा, तो इधर से कॉपी किया एंड लेट्स पेस्ट दिस। तो इंटर श्याम एज, तो श्याम का एज लिया हमने, और इधर क्या लिखेंगे? श्याम। तो कंपैरिजन करना है, तो क्या लिखूंगा इधर? इफ कंडीशन, अगर राम जो है वो बड़ा है सीता से, एंड ऑपरेटर यूज करूंगा मैं इधर। अगर राम श्याम से भी बड़ा है, एंड का मतलब होता है और, यानी बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। डबल एंड यूज। हाँ हाँ, डबल डबल एंड सिंगल एंड भी यूज कर सकते हैं, नो इशू, वो दोनों एक ही काम करते हैं। फिलहाल इधर लिखा है, इधर हमने लिखा कौन सबसे बड़ा है? एल्डेस्ट। तीन। एंड इधर अगर, क्योंकि अब एक ही कंडीशन तो लिख दी, लेकिन ऐसी एक और कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी, किसके लिए? श्याम को भी चेक करना होगा कि श्याम बड़ा है सीता से या श्याम राम से ही बड़ा है। तो श्याम एल्डेस्ट हो सकता सर, ये जो इफ में डबल है, अगर हम सिंगल हैंड लगाएंगे तो भी काम चलेगा? है। हाँ, अभी देखते हैं काम करेगा ये। ठीक, यानी कि एक और कंडीशन हमारे पास इधर आने वाली है। राम को चेक कर लिया कि राम सीता से बड़ा है और श्याम से बड़ा है, तो राम एल्डेस्ट हो गया। बट एक और कंडीशन है, तो एक और कंडीशन है, तो हमें एल्सिफ ऐड करना। एल्सिफ। इफ यू हैव मोर देन वन कंडीशंस, तो आप इफ लगाइए, देन एल्सिफ लगाइए, देन और भी कंडीशन है तो और एल्सिफ लगाइए।
मीन्स यू कैन ऐड मोर देन वन एल्स इफ ऑल्सो। तो इधर फिलहाल मेरे पास एक कंडीशन है, तो मैंने लिखा कि अगर सीता जो है वो राम से भी बड़ी है एंड श्याम से भी बड़ी है, तो यानी कि सीता सबसे बड़ी है। मतलब हम सारे कंडीशन इधर लिख देते हैं कि जो कंडीशन मैच करेगा वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब दो कंडीशन हो गए, अब तीसरा कंडीशन आ नहीं सकता। अगर ये दो कंडीशन नहीं हुए तो कौन सबसे बड़ा होगा? हाँ श्याम। श्याम सबसे बड़ा है। ओके, तो इस तरीके से आप कंपैरिजन किसके लिए कर सकते हो? तीन के लिए भी कर सकते हो। इधर लगाया, राम का एज लिया 34, श्याम का एज लिया, सीता का एज लिया 54, 33। कौन एल्डेस्ट है? सीता। सीता। सीता इज एल्डेस्ट, बट ओरिजिनल में तो राम एल्डेस्ट होना चाहिए था। राइट, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम हमारा सीता इज। कंडीशन वैसे हाँ हाँ बिल्कुल, कंडीशन हमारी सही है बट हमने एज गलत दिया, तो इसे करेक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग, अदरवाइज वी विल फील। इधर कर दिया 25, तो हु इज एल्डेस्ट? तो कंडीशन हमारा परफेक्ट है, किसी भी वैल्यू को वो कंपेयर कर सकता है। तो आई होप आपको ये 3 नंबर्स का कंपैरिजन भी समझ आ गया। 4 करना होगा तो क्या करोगे? एलसीएफ लगा के फिर एक बार राइट कल राइट करा राइट, बिल्कुल सही। एलसीफ आपको ऐड ऑन करते जाओ। 5 होगा तो एक और एलसीफ, ऐसे 6 होगा तो सर एक अभी और प्रोग्राम एलसीफ। में सिंगल लाइन से काम करेंगे सॉरी सर, जो इफ में हमने डबल एंड लगा रखी है बीच में, वो सिंगल एंड लाइन हाँ, से एक काम बार चेंज करेंगे। करके देख लेते हैं। लेट्स सी, वर्क तो करता है। तब स्विच केस हो सकता है अगर 5% हो तो। हाँ जी, हो सकता है। 4 एलसीफ दे दो, एक इफ दे दो, है ना। स्विच केस लास्ट इधर में किया हमने 34, 32, 34, 32 कर दिया। राम इज एल्डेस्ट। ओके सर। ओके, तो समझ आ गया आप कितने भी लोगों के एज को कंपेयर कर सकते हो। राधा, डिड यू गेट इट? आया बट सर अगर मान लीजिए जैसे पर्सन्स ज्यादा होंगे तो लाइन ऑफ कोड्स ऐसे बढ़ती जाएंगी या उसका कुछ और भी तरीका है? बिल्कुल, इधर तो बढ़ती जाएंगी फिलहाल, बट अभी तो हम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो हमें हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमें कंपेयर फॉलो, करना है। हाँ हमें कोड ऑप्टिमाइजेशन पे भी ध्यान नहीं देना है। राइट, ओके, हाँ बाकी तो ऐसे समझ में आया। हाँ। फाइल न्यू, और एक और प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं। एक प्रोग्राम ये बना रहा हूँ कि मुझे चेक करना है कि एक कैरेक्टर लिया यूजर से और चेक किया कि वो कैरेक्टर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। मीन्स टेक अ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर and check whether it is and check it is vowel or consonant। तो फिर क्या करेंगे? एनीवन? तो चलिए मैं बताता हूँ। इधर यूजिंग नेम, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, void main void main, एंड इधर मैंने एक कैरेक्टर लेना है, तो कैरेक्टर एक वेरिएबल है ना, और इधर लिखा मैंने प्रिंट है एंटर अ कैरेक्टर या एंटर अ लेटर, कुछ भी लिख सकता हूँ। yes sir स्कैनअप लिया, स्कैनअप में परसेंट में क्या लिखूँ? फॉर्मेट स्पेसिफायर c सी सी फॉर कैरेक्टर या एंड सी एच, और मुझे चेक करना है अब कितने कैरेक्टर्स वॉवेल है। वॉवेल 5 है, तो 5 को कंपेयर कर लेना आसान है। 5 में से अगर कोई 5 में से कोई मैच करता है तो वॉवेल है,
अदरवाइज else consonant. consonant. तो कॉन्सोनेंट ज़्यादा है तो कॉन्सोनेंट चेक करना। मुश्किल होगा। हाँ, तो वॉवेल को चेक कर लेते हैं। वॉवेल को कैसे किया? हमने चेक किया कि सी एच के अंदर क्या ए है या सी एच के अंदर क्या ई है। ए ई आई ओ यू सबके लिए चेक कर लेंगे। और क्यों लगा रहा हूँ मैं इधर कि कोई भी एक मिल जाएगा तो वो वॉवेल है। क्योंकि आपको पता है कि और के कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर सही हो गई, तो मतलब कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई, तो इन दैट केस आई कैन से यू। और एक सिंगल लाइन प्रिंट करनी मैंने प्रिंट किया परसेंट सी इज वॉवेल। इधर क्या पास कर दिया? अब ऐसा भी तो हो सकता है स्मॉल लेटर में वो एंटर कर दे Yes. ए बी सी डी। LC. तो क्या करो, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, और सिर्फ कैरेक्टर्स चेंज कर देंगे। इधर एल सिफ्ट भी लगाओ। एल सिफ्ट क्यों लगाया? बिकॉज एक और कंडीशन है हमारे पास कि अगर यूजर ने स्मॉल लेटर में एंटर कर दिया तो वो भी तो मैच करना होगा। ठीक है, तो प्रोग्रामर बहुत दोनों चीज सोच के चलते हैं कि आगे यूजर ने ये एंटर किया तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम यहाँ पे ये सोच के चल रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो क्या होगा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। यानी यूजर ने कैरेक्टर दिया, अगर सी एच में वैल्यू आई ए तो बाकी कंडीशन चेक नहीं होगी, सीधे प्रिंट होगा ए इज वॉवेल। मान लो यूजर ने दिया ई तो पहले चेक हुआ ए तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। दूसरा कंडीशन चेक होगा क्या ई है, हाँ मैच कर गया तो ई इज वॉवेल, राइट। तो इसे रन किया, सेव करना पड़ेगा वॉवेल कॉन्सोनेंट। इधर दिया हमने ए इज वॉवेल। एक बार कैपिटल ए भी देख लेते हैं। कैपिटल ए इज ऑल्सो वॉवेल, राइट। और एक बार कॉन्सोनेंट को भी देख लेते हैं। बी बी इज कॉन्सोनेंट। कैपिटल बी भी दोगे तो आपको कॉन्सोनेंट ही मिलेगा क्योंकि इनमें से तो कोई है नहीं। यस सर। तो ये वॉवेल कॉन्सोनेंट का खेल समझ आया। यानी और भी हमने यूज कर लिया। और क्या है? बाइनरी ऑपरेटर है। एंड क्या है? बाइनरी ऑपरेटर है। इक्वल टू क्या है? बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि दो ऑपरेंड पे अप्लाई होता है ना। फंक्शन कब से स्टार्ट करोगे? फंक्शन हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इतना क्लियर, आगे बढ़े। Yes, sir. Sir. ओके, फाइल न्यू, और इधर मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ कि मुझे एक नंबर लेना है और चेक करना है वो नंबर वॉवेल है, सॉरी वो नंबर ऑड है या इवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे? टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक नंबर इज ऑड और इवन। तो कोई बताएगा इधर? Sir, if लगा के वो divided percent कर दूंगा। तो डिवाइडेड बाय 2 वाला कंडीशन लगाया। Divided by 2. ओके करते हैं। एक नंबर लिया प्रिंटफ, एक नंबर ले लिया एंटर नंबर, और इधर स्कैनफ कर दिया %d एंड नम। एक नंबर आ गया हमारे पास। अब इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर वॉवेल है कौन सा। इफ में क्या लिखूं? Num is If divided num by If 2 num equal divided by to 2 0 इफ नम 2 डिवाइडेड divided बाई by 2 ओके equal to 0. 0। तो मान लो यूजर ने 5 दिया, 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 0 आएगा।
4 को डिवाइड करता हूँ 2 से प्लस तो यूज कर इक्वल टू मॉडुलस यूज करेंगे अगर मान लो नम की वैल्यू 4 है तो 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा। नो सर। नहीं नहीं होगा 2 आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं 4 आएगा नहीं आएगा। 4 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। यस सर। तो फिर तो कंडीशन हमारी गलत है। नहीं डिवाइडेड की जगह मॉडुलस फंक्शन यूज करेंगे राइट डिवाइड की राइट। जगह। तो हम इधर ऑपरेटर यूज करेंगे मॉडुलस। इसे बोलते हैं, ये दिखने में परसेंट की तरह है बट इसे बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस या तो ये मॉडुलस का काम क्या है? ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। यानी यूजर ने अगर 5 दिया तो 5 मॉडुलस 2, यानी 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या? 5 नहीं। नहीं आएगा। तो यानी नहीं आएगा। तो अगर मान लो 4 एंटर किया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आएगा। यस सर। तो आएगा तो क्या कर दिया हमने? हमने कहा कि इवन है। तो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो कह सकते हैं वो नंबर इवन है। और अदरवाइज और वो ऑड है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। इधर कर दिया रन, इधर दे दिया 34, 34 इवन है। यस सर। 35 ऑड है। तो इतना क्लियर है सबको? ओके। तो ये था हमारा इफ एल्स कंडीशन, राइट। इफ एल्स कंडीशन, इसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। यानी आपके प्रोग्राम में कंडीशन बेस्ड वर्क हो रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इफ एल्स कंडीशन, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं स्विच केस। स्विच केस क्या होता है? तो अगर आपके पास इसमें बहुत सर ज्यादा इफ एल्स कंडीशंस हैं, इफ एल्स इफ कंडीशंस हैं, तो आप क्या यूज कर लो? स्विच केस। स्विच केस। आपके पास लॉन्ग इफ एल्स इफ कंडीशंस हैं, लॉन्ग इफ एल्स इफ लैडर बन रहा है आपके पास। इफ एल्स इफ का लॉन्ग लैडर बन रहा है। लैडर क्या होता है? ये लैडर है, ये तो 2 ही बन रहा है। अगर आपके पास बहुत ही बड़ा अगर हम लॉन्ग इफ गूगल एल्स की इफ जगह कंडीशन, कॉन्सोनेंट चेक करने लग जाते हैं डायरेक्टली। हाँ, तो इन दैट केस स्विच केस यूज करो। ओके, तो स्विच केस कैसे यूज होगा? हैश इंक्लूड आईओ सॉरी stdio डॉट एच, एंड इधर किया हमने वॉइड में एक नंबर ले लिया, तो क्यों ना हम यहां से ले लें नंबर। ठीक है, नंबर ले लिया। अब हम चेक करना, क्या करना है हमें? हमें स्विच केस के थ्रू क्या करना है? चेक करना है। मान लो मैं ये प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, ये वाला वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला, कि मैं कैरेक्टर लूँ और चेक कर लेना है कि वो कैरेक्टर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। तो इधर लिया कैर सी एच, इधर भी क्या लिया? सी एच, एंटर अ कैरेक्टर और लेटर। स्विच लिखते हैं इधर। स्विच में क्या होता है? स्विच में हम क्या करते हैं? उस वेरिएबल को पास करते हैं जो वेरिएबल आपके पास है, और फिर हम इधर केसेस बनाते हैं। केसेस का मतलब, अगर सी एच की वैल्यू ये होती तो मैं ये करता। कैसे? केस, अगर सी एच की वैल्यू मैच कर जाए ए से, तो हम क्या बोलेंगे? परसेंट सी इज वॉवेल। ऐसे बनता है। और जब एक केस मैच हो गया था, ऐसे बहुत सारे केसेस बना देंगे, ई के लिए भी, आई के लिए भी, ओ के लिए भी, यू के लिए भी। और इधर अगर मान लो ए मिल गया, सी एच की वैल्यू ए ही है, यूजर ने ए एंटर किया है, तो ये केस मैच कर गया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? ए इज वॉवेल। तो फिर आगे ये केसेस को चेक नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक। ऐसा अगर ये आ गया तो ये चेक करने की जरूरत। हाँ, आगे चेक करने के, आगे केसेस चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो ब्रेक कीवर्ड आप यूज करके स्विच केस को खत्म कर सकते हो। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा स्विच केस से।
है ना। अब इधर ऐसे केसेस तो आपको कितने लिखने पड़ेंगे, टेल मी। 5 टाइम्स। ठीक है, तो 5 ही लिख लेता हूँ, कैपिटल के लिए नहीं लिखता, कैपिटल के लिए आप लोग लिख सकते हैं। ये भी कोई फॉर्मेट होता है जैसे सर की केस वहां से स्टार्ट होने से और प्रिंट टाइप की जो हम कमांड देते हैं वो आगे। ये इसे हम बोलते हैं इंडेंटेशन। मैं इधर भी लिख सकता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इधर टैब देके आप क्या करो, इंडेंटेशन कर रहे हो, यानी प्रोग्राम आपका रीडेबल रहे, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो देखो इधर ब्रेक के बाद हमें क्या लिखना होता है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, एल्स कंडीशन की तरह है। अगर इन केस में से कोई भी मैच नहीं हुआ तो हम क्या बोल देंगे, कॉन्सोनेंट। स्पेलिंग गलत है। गॉट इट। इसके बाद कुछ केस है ही नहीं कि ब्रेक लिखना है। सेव किया, वोवेल कॉन्सोनेंट स्विच समथिंग ऐसा लग गया। केस अब मैच इधर एरर क्यों आ रहा है, ई रिपीटेड है। ई सब रिपीट है। AEIOU। समझो कि ये इफ कंडीशन है, ये एल्स इफ कंडीशन है, बट है मतलब आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो, बट ये है नहीं, ये केसेस हैं। इनमें से कोई भी केस मैच कर गया CH की वैल्यू के साथ, मतलब यूजर ने मान लो स्मॉल a दिया तो क्या प्रिंट कर हो जाएगा ये, और बाकी केसेस चेक ना हो इसके लिए ब्रेक। तो रन किया, इधर दे दिया मैंने ई, इज वॉवेल मीन्स हमारा कैपिटल पॉकेट। ई रखेंगे जैसे वो कॉन्सोनेंट में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल चला जाएगा, बिकॉज हमें उसके लिए भी केसेस बनाने कंडीशन पड़ेंगे। में डिफाइन नहीं कर लिया। बट तो सर उसके ये लिए कॉमन प्रैक्टिस फिर होएगी नहीं क्योंकि इसमें लाइन ऑफ कोड्स तो ज्यादा हो जा रहे हैं। हाँ नहीं हो जाएगी, हम सॉर्ट कर सकते हैं इसको भी। ओके। ठीक है, तो हम इधर क्या करेंगे, AE कैपिटल वाले को भी इधर कंपैरिजन करें, राइट। तो कैपिटल वाले को अगर हम करेंगे तो क्या होगा, इधर लाइन ऑफ कोड और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इस केसेस को मैं डबल हो कॉपी करता जाएंगे। हूँ और इधर पेस्ट कर दिया। तो इधर क्या लिखा, कैपिटल के लिए, क्योंकि कैपिटल यूजर एंटर कर दे तब क्या होगा। सर हाँ ऊपर का ए रहेगा, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया। ऊपर ए यहाँ पे भी है ना। एक लाइन छूट गई सर। अच्छा हाँ ए सबसे ऊपर वाला डाल सर। दो ना यू तो सॉरी, हाँ ये इधर वाला यू लिख दिया, ठीक है, AEIOU लिख दिया, है ना। अब इधर रन किया, अब कैपिटल दो या स्मॉल दो, कोई भी केस तो मैच करेगा ही करेगा, वॉवेल। स्मॉल में भी ये दूंगा तो वॉवेल, अगर मैं बी दूंगा तो कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये चल तो रहा है, बट कोड हमारा बहुत ज्यादा लेंदी नहीं हो गया। बहुत लेंगे। तो एक तरह से ही कर इफ वाला ठीक था सर। इफ वाला ज्यादा बेटर है। 2 लाइन में। हाँ सर। अच्छा, तो चलो इसको शॉर्ट करते हैं, है ना। चलो इसको शॉर्ट करते हैं, तो मैं शॉर्ट ठीक करने जा है। रहा हूँ इसको। तो कैसे शॉर्ट करूंगा मैं, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। इधर इनको थोड़ा सा ठीक है। मैंने कहा कि इनमें से कोई भी केस मैच हो जाए,
तो क्या प्रिंट करो, वो वॉवल, ये भी चलेगा। ठीक है, तो शॉर्ट हो गया। है ना, तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो सर्वर पर टाइम कौन कम लेता है, स्विच केस या इफ एल्स? सॉरी, आई मीन रन टाइम में कौन सा प्रेफरेबल होता है, स्विच केसेस या फिर इफ एल्स केसेस? अब देखो इधर हम सर्वर डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ रहे हैं डेटा एफिशिएंसी के लिए अभी। नहीं मतलब ऐसे हाँ, प्रैक्टिस के लिए। तो जब हम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। ओके, मतलब आना है इस चीज को आगे। ओके, तो ये क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम क्या बात करेंगे, इधर स्विच केस हमने डन कर दिया। अच्छा, स्विच केस में कंपैरिजन कर सकते हो क्या? ठीक है, तो कंपैरिजन्स भी कर सकते हैं, बट चलो देखते हैं कैसे कंपैरिजन्स करने हैं। कंपैरिजन्स इन द सेंस कि मुझे राम और श्याम दो दो पर्सन है, दोनों की एज पता करनी है। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम किसके थ्रू? स्विच के थ्रू। तो इधर पास किया मैंने, राम अगर बड़ा है सीता से स्विच के अंदर, तो देखो इधर रिजल्ट रिटर्न क्या होता है जब आप कंपैरिजन करते हो, तो या तो ट्रू होता है नहीं तो फॉल्स होगा, यस सर। है ना। तो ट्रू का जो रिजल्ट होता है, ट्रू की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ट्रू की वैल्यू 1, फॉल्स की वैल्यू 0। तो राम ग्रेटर देन सीता, अगर इधर आया राम ग्रेटर देन सीता, तो अगर बड़ा है राम सीता से तो क्या आएगा वैल्यू, तो हमने लिखा केस 1 अगर आएगा तो कौन बड़ा है, और अगर केस 0 आता है तो, या डिफॉल्ट लगा दो। तो ये क्लियर है? बताइए। डिफॉल्ट कंपलसरी नहीं है सर। नहीं, डिफॉल्ट ऑप्शनल होता है। डिफॉल्ट एस के बाद यूज होगा। हाँ, इधर एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने एक्सटेंशन देखो सीपीपी कर दिया है। तो इधर से क्या करो, सेव एज कर लो, और इधर कर दिया हमने स्विच डॉट सी, कंपाइल किया, इधर हमने दिया 23, 22, और देखो इधर राम इज एट। तो यानी स्विच केस से भी आप कंपैरिजंस कर सकते कर हो। सकते हैं। अपोजिट वाला सेक्शन भी चेक कर देते हैं, मींस केस नंबर 0। एक्चुअली मैंने फिर भी राम का ही एज ज़्यादा दे दिया, सीता का एज हमें ज़्यादा देना था, है ना। तो राम 11, सीता इज 8। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारा स्विच केस भी कंपैरिजन के लिए। तो हम दो एजेस को, दो वैल्यूज को इसमें कंपैरिजन हम 1 कर और सकते हैं। 2 अगर पुट कर दें, नहीं, 2 1 नहीं, दो ही वैल्यूज आ सकती है कंपैरिजन पे, 0 या 1। इसलिए ये केस 1 उससे ज्यादा कंपैरिजन और हाँ हाँ, आप इस सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हो, पहले केस 0 फिर केस 1 भी रख सकते हो। 0 फॉर उससे फॉल्स, ज्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकता। 1 फॉर 0 फॉर फॉल्स और 1 फॉर ट्रू। और अगर यही 3 के लिए होता तो हाँ, 3 के लिए, अगर 3 के लिए होता तो क्या करें, इधर केस 1 और 0 तो हो गए, और उसके अलावा ठीक है, ये दो ही केस होंगे, ट्रू या फॉल्स।
तो फिर सर आपको कई लोग कंपैरिजन कर 3 के केस में फिर मल्टीपल स्विच केसेस लगाने पड़ जाएंगे. इट विल नॉट सुटेबल, आई थिंक. expensive but हाँ. ओके. yes. तो आई होप आपको स्विच केस, इफ एल्स कंडीशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. टर्नरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर. ठीक है. Yes. Yes, sir. तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन. Sir, the 5 o'clock. तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लूप. बेसिकली लूप यूज करने का क्या पर्पस है. लूप एक इंग्लिश वर्ड है और इसका मतलब होता है कोई भी टास्क अगर आप रिपीटेडली करना चाहते हो तो यू कैन यूज लूप. रिपीटेटिव टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम लूप का यूज करते हैं. ठीक है. जनरली हमारे ऑफिस में भी वर्ड यूज करते हैं लूप. कोई पर्सन अगर काम में देरी कर रहा है तो कहते हैं कि सेंड मेल इन अ लूप, कि बार बार मेल भेजो. ओके. सो लूप इज अ वर्ड जो किस लिए यूज होता है, कोई भी टास्क बार बार करने के लिए, टू परफॉर्म एनी टास्क रेपिडेटली. तो लूप का यूज कैसे करते हैं इसको समझते हैं पहले. ठीक है. मान लो मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 5 टाइम, या किसी का नाम प्रिंट करना है 5 टाइम, या कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करना है 5 टाइम या 10 टाइम या 1000 टाइम. मल्टीपल टाइम्स. हाँ. तो हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे. तो अभी समझ ले सकते हैं, एक वेरिएबल हमने लिया इधर. ठीक है. मुझे क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड. तो मान लो हेलो वर्ल्ड को अगर मैं 5 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, बहुत ईजी है, मैं प्रिंट एफ 5 बार लिख दूँ. ठीक है. या 10 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, 10 बार लिख दूँ. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे 1000 टाइम प्रिंट करना हो या कोई भी टास्क 1000 टाइम करना. लाइन ज़्यादा और फिर ओके. हाँ. तो जितने ज़्यादा बार आप प्रिंट करोगे उतनी ज़्यादा लाइंस लिखनी पड़ेगी अगर मैं मैनुअल वे में करूँ तो, और आपका कोड भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो. ठीक है. तो वे है हमारे पास एक ही लूप. तो इधर क्या करना है हमको, लूप कैसे लगाना है. तो फॉर एक लूप होता है, उसको हम यूज़ करते हैं. पहले आपको फॉर लिखना है. फॉर एक कीवर्ड भी है. देखो इधर ब्लैक कलर में जो भी बोल्ड आ रहा है ना, वो सब कीवर्ड्स है. कीवर्ड जो होते हैं वो स्पेशल, एक रिजर्व वर्ड होते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उनका काम स्पेशल होता है. स्पेशल कुछ ना कुछ स्पेशल टास्क कंटेन करते हैं, कुछ ना कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं. तो फॉर लिखा है यानी कि फॉर ये लूप के लिए है. इफ कंडीशन लिखा है यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट है. इंट लिखा है यानी कि डेटा टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यानी कि कीवर्ड का, हर एक कीवर्ड का अपना एक स्पेशल मीनिंग है. फॉर लिखा है इधर, और फॉर में 3 सेक्शंस होते हैं. पहला सेक्शन हमें देना होता है, इनिशियलाइजेशन करना होता है. हमने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दी और टर्मिनेटर लगा दिया, यानी कि फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट. जरूरी नहीं है कि आई की वैल्यू 1 ही हो, इसकी जगह पे आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं. फिर हम इधर देखते हैं कंडीशन. हमने लिखा आई की वैल्यू जब तक, हमें 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, तो आई की वैल्यू जब तक छोटी है या इक्वल टू नहीं हो जाती 5 के, तब तक ये लूप चलता रहे. ठीक है. लूप के अपने क्या होते हैं, ब्रेसेस भी होते हैं, मतलब लूप का अपना ब्लॉक भी होता है. यानी फॉर के अंदर का लिखा हुआ कोड कितनी बार चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 5 टाइम 5 से 5 छोटी या है या 5 से 5 के बराबर नहीं हो जाती. अभी बराबर कैसे होगी, अभी तो 1 पे है, तो बराबर तभी होगी जब हम उसमें इंक्रीमेंट करेंगे. तो ये 3 चीजें हमें करनी होती है. पहला इनिशियलाइजेशन, फिर देते हैं कंडीशन, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. ठीक है. अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, जो प्रिंटफ वाला लाइन है,
वो कितनी बार चलेगा वो डिपेंड करता है इस कंडीशन पे, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमने लिखा 1 से स्टार्ट होगा लूप और किधर तक चलेगा 5 तक, यानी ये 1 2 3 4 5 यानी 5 टाइम ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। लेट्स सी, इट हैज प्रिंटेड 5 टाइम हेलो, बट एक ही लाइन में प्रिंट हुआ। स्लैश एन लगा, तो स्लैश एन लगा दीजिए, न्यू लाइन लगा दीजिए इधर, तो इधर न्यू लाइन भी लगा दिया, सेव किया, फिर से रन किया, हेलो वर्ल्ड 5 टाइम प्रिंट तो हो गया। ठीक है, अगर मैं इधर 15 लिख दूं तो अब कितनी बार प्रिंट होगा? 15 टाइम्स। है ना? तो यानी कि लूप हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। मैं चाहता हूँ साथ साथ कि आई की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो रही है वो भी पता चले हमें, तो आई की वैल्यू भी प्रिंट करना चाहता हूँ। तो हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3, बिकॉज आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी, कहाँ तक बढ़ती जाएगी? 15 तक। सर मैंने एक करके देखा था, इंटीजर 126 पे आके रुक गया था सर। अच्छा, इसका लिमिट है? हाँ सर। 126 से आगे नहीं गया? नहीं नहीं। ओके, तो चेक कर लेते हैं। सर इसको सुनी जाएगा शायद। ओके, शायद हाँ, करेक्टर करेक्ट स्टोर कर रहे थे, पता नहीं कैंसर 126 से उससे आगे नहीं जा रहा है। देखो लूप तो चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर 5000 भी डाल दोगे ना तो भी ये 5000 तक चलना चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चलेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता 5000 तक चलने से, अब जो भी है कंडीशन। ठीक है, अब यही काम अगर मैं दूसरे तरीके से करूं, मैंने पहले 5 टाइम प्रिंट कराया था। ठीक है, अब मैं 5 टाइम ही प्रिंट करना चाहता हूं, बट ये कंडीशंस में चेंज करना है, तो कर सकता हूं मैं। इधर मैंने लिखा आई की वैल्यू 5, और मैंने इधर लिखा कि आई की वैल्यू जब तक किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है या 1 के इक्वल टू नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो 1 तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। डिक्रीमेंट, यानी ये काम हो जाएगा, 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा। है ना? तो लूप में आप यहाँ पे जो चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? तो यहाँ पे प्री यूनरी भी यूज कर सकते, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें? कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। प्री यूनरी को भी यूज किया जा सकता है, तो रिजल्ट में इधर कोई दिक्कत। बट सर अब इसमें 5 टाइम्स फिर क्यों हुआ? क्योंकि प्री में तो पहले डिक्रीमेंट करता फिर असाइन करता। प्री में पहले असाइन हो जाता था, तो हम किसी वेरिएबल में असाइन करते थे ना। इधर तो सेल्फ इनिशियलाइजेशन है। ओके, तो ये फॉर लूप पहले इक्वल वाला चेक करेगा, फिर ग्रेटर देन इक्वल वाला, देन वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, यही इसका सीक्वेंस है? हाँ, ये सीक्वेंस देखो कैसे है। i इक्वल टू 5, ठीक है, फर्स्ट चेक होगा क्या कंडीशन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ है, तो ये प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड 5। ओके, फिर देन इधर उसके बाद जाएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाएगा। फिर इधर जाएगा एंड इट विल डू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट हो जाएगा 4, आई की वैल्यू क्या हो गई 4। 4 हो
फिर चेक होगा क्या 4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हाँ है, तो फिर हेलो वर्ल्ड 4। फिर इधर जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हेलो वर्ल्ड 3। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हेलो वर्ल्ड 2। एंड 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो हेलो वर्ल्ड 1। एंड अब की बार 0 हो गया। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? नहीं है, तो नो, नहीं है तो लूप से बाहर। तो इस केस में प्री या पोस्ट का कोई खास रोल नहीं है, कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ओके, पोस्ट यूनरी या प्री यूनरी कोई भी लगा सकता जनरली पोस्ट ही यूज मतलब दिखता है, इसलिए मुझे लगा शायद है। उसका हाँ लॉजिक होगा। ठीक है, तो इतना अगर क्लियर हो गया, मैं आपसे अगर बोलूँ कि 1 का टेबल प्रिंट कर दो, कर सकते हो 1 into 1। इधर से? तो ये 1 का टेबल प्रिंट करने के लिए क्या करोगे? 1 से और I लिमिट equal 10 to तक। 1 पर 1 greater से than जब equal to तक i 10 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती तब तक, और i की वैल्यू प्लस प्लस। I plus। तो ये 1 का टेबल प्रिंट हो गया। मैं इसमें फॉर लूप में कुछ चेंजेस करता हूँ। मैंने इधर से इसको हटाया, इधर डाल दिया, सेमीकोलन रहने दिया, ठीक है। तो विल इट वर्क? काम करेगा ये? करना चाहिए। इनिशियलाइजेशन हमने कर तो दिया, बट इस जगह पे नहीं किया। वर्किंग करता है काम, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने इस डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट को भी उठाया, इधर से उठाया, इधर डाल दिया। विल इट वर्क नाउ? करेगा, यस, ठीक है। प्रिंट का तो कमांड पहले ही है, प्रिंट में पहले टाइप आई की वैल्यू 1 क्या लेस देन 10 है? हाँ है, तो इसने प्रिंट किया 1, और फिर 1 की वैल्यू क्या हो गई? आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, फिर प्रिंट होगा 2। फिर 3 हो गई आई की वैल्यू, यानी सीक्वेंस तो वही मेंटेन हो रहा है, बट जो प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीका है जो मैंने पहले बताया। बट ऐसा भी कहीं लिखा हुआ है तो डोंट कंफ्यूज कि ये रन नहीं होगा, इट विल रन। अगर सेमी कॉलन नहीं होता तब एरर आता वो, क्योंकि हम उसको ब्रेक कर रहे हैं पार्ट वाइज। उसको रीडेबल हो जाता है जब वहाँ एक स्पेसिफिक जगह पे लिख देते बिल्कुल हैं बिल्कुल। कि इसकी लिमिट यहाँ से हाँ, आता है। इधर सेमीकोलन नहीं होता तो एरर आता बिल्कुल। एक फॉर के अंदर जो इन द ब्रैकेट आपने डबल सेमी कॉलन डाला हुआ है वो नहीं होता तो एरर आती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये सेमीकोलन के बाद का जो प्लेस है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है। सेमीकोलन से हमने बता दिया, कंडीशन तो खत्म हो गई। इसमें अब 3 चीज आती हैं फोर के जो हम ऑपरेशन लगाते हैं उसमें, कि कहाँ से कहाँ तक, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हाँ जी, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो सब लोगों को ये क्लियर है? आई होप। पैटर्न हम याद कर सकते हाँ, कि पहले ये तो आई होप ये लूप में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ। सर इस केस में जो 5 सॉरी i इक्वल टू 1 जो आपने इनिशियलाइज करा था, फॉर के अंदर हम सेमी कॉलन नहीं हटाते तो 10 टाइम्स वो आई प्रिंट होता रहता, क्योंकि इंक्रीमेंट तो हमने नीचे दे रखा था। किधर, कौन से प्रोग्राम में? इसी प्रोग्राम में जो आपने इंट i इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया था स्टार्टिंग में ही, हाँ, और फिर फॉर के अंदर से जो सेमी कॉलन देके ब्रेक करते, तो सेमी कॉलन नहीं हटाते, सिर्फ i ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 10 रहता, ये आप और लोग नीचे इंक्रीमेंट। एक बार ये होमवर्क करेंगे। बता रही ठीक है सर। नहीं लगाते ये प्रोग्राम एडिशन वाला। तो सॉरी, क्या आई सिर्फ आई आई ऐड होते ये जाता है। पूछ रहे हैं कि आई प्लस प्लस अगर हम नहीं लगाते तो आई सिर्फ प्लस प्लस अगर नहीं लगाते, ये बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, आई प्लस प्लस भी होता, वो आई प्रिंट करते जाता 10 टाइम्स, मेरे यही कहने का मतलब है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तो प्रिंट इस कर। केस में भी काम करता है। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, इनिशियलाइजेशन अगर हमने 10 से ज्यादा करा होता तब एरर आती। right।
अब एक चीज और इधर समझ लीजिए, वो है, मान लो मुझे पता करना है 1 से लेके 100 के बीच में कितने इवन नंबर्स हैं। एक करली ब्रैकेट लगा एक और ऑपरेशन 1 से लेके 100 के बीच में जितने इवन नंबर्स हैं उनको प्रिंट करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्रिंट all even numbers between 1 to 100। तो लूप तो लगाना पड़ेगा 1 to 100, नो डाउट, क्योंकि एक एक नंबर को तो चेक नहीं कर पाएंगे हम इवन नंबर्स के हैं। तो इधर क्या कर दो, इफ आई की वैल्यू को चेक करो किससे, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाती है और रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं इवन नंबर, और वो इवन नंबर प्रिंट करता जाएगा। तो सिर्फ इफ कंडीशन कब चलेगा, जब इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा तो प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं प्रिंट करेगा। इसमें अगर एल्स नहीं लिखेंगे फिर भी चल जाएगा, सिर्फ इफ लिख के दे देंगे। हाँ, सिर्फ इफ भी लिख सकते हो, विदाउट इफ भी वर्क करता ओके है, बट एल्स जो है वो विदाउट इफ काम नहीं करेगा। ओके, वाइस वर्सा नहीं। हाँ, इसको रन किया तो ये आपको जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं वो सब कौन से नंबर्स हैं? इवन। इवन नंबर्स। क्लियर है ये चीज? यस सर। और ऑड नंबर प्रिंट करना हो नॉट इक्वल तो 100 1 to 100 के बीच के सारे ऑड नंबर्स भी प्रिंट हो जाएंगे। तो जितने भी लिस्ट में प्रिंट हुए हैं, अभी कौन से प्रिंट हुए? और ऑड नंबर्स, है ना? अब एक प्रोग्राम मुझे बनाना है जिसमें ये चेक करना है कि मैं जो यूजर से एंटर करूँ, एक नंबर लूँ यूजर से और उस नंबर का टेबल प्रिंट करूँ, राइट? मीन्स प्रोग्राम ये है, टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक नहीं, एंड जनरेट टेबल ऑफ दैट, लाइक सच एज मैंने लिखा 5, तो प्रिंट क्या हो, 5 का टेबल, 5 10 15 20 आई प्लस प्लस इज इक्वल एंड सो ऑन। जिसकी टेबल लिखनी है वो नंबर अगर ठीक है, तो इधर मैं बताता हूँ, हैश इंक्लूड क्या किया हमने, stdio.h, फिर क्या किया हमने, void main, और इधर हमने क्या किया, एक नंबर लिया यूजर से, printf enter a number, और इधर हमने क्या किया, scanf, तो एक नंबर तो ले लिया, एक और इंटीजर लेंगे। अब हमें टेबल प्रिंट करना है, तो टेबल प्रिंट करना है तो लूप तो लगाना ही पड़ेगा, तो एक वेरिएबल दिया i इक्वल टू 1, लूप चलाया कितनी बार, 10 बार। अब देखो ये मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हमारे जो मैंने बताया ये लॉजिक, यही लॉजिक हमेशा आप यूज कर, मतलब एक प्रोग्राम को बनाने के डिफरेंट वेज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 1 से टेबल 10 का प्रिंट किया, मतलब 1 का टेबल प्रिंट कर दिया, एंड फाइनली मैंने क्या किया, इधर प्रिंट किया मल्टीप्लाई बाय आई %d और num into i, यानी यूजर ने 5 दिया तो 5 into 1 5 into 2 10, ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। और इधर न्यू लाइन भी देता हूँ, ये चीज समझ आ रही है राधा? आर यू गेटिंग दिस? यस सर। 6 दिया तो 6 का टेबल, 5 दिया तो 5 का टेबल। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, मान लो हमने 10 दिया
तो 10 × 1, 10 × 2, 10 × 3, बिकॉज 1 की वैल्यू एवरी टाइम चेंज होगी 10 तक। गॉट इट? यस सर। इसका समीर? कोई मतलब जैसे ये Yes, लॉजिक sir. तो क्लियर है। अगर Got it. यहाँ पे सेकंड में क्या हो सकता है इसका अप्रोच? सॉरी, सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है इसका? इसको मतलब सेकेंड किसी अप्रोच और आप लोग तरीके। एक सोचेंगे कुछ। एक्चुअली मैं ये असाइनमेंट ही देता हूँ स्टूडेंट्स को, ओके। छोटे छोटे, बट मैं ये तो बना दे रहा हूँ, एक अप्रोच मैंने बना दिया। सेकेंड अप्रोच आप लोग एक बार ट्राई करेंगे। यहाँ पे अगर हम i प्लस प्लस इज इक्वल्स टू जो नम लिख देते हैं तो ये नहीं होता कि जो सीक्वेंस में वो चल रहा है तो वो अभी तो 1 प्लस हो रखा है, फिर जो हम नंबर जो भी यूजर डालेगा चलो वही मैं दूसरा print अप्रोच भी बताता हूँ। ओके, तो हम सेकेंड अप्रोच की बात करते हैं। सेकेंड अप्रोच कैसे होगा इसी काम को करने का, ठीक है। आई की वैल्यू मैंने क्या कर दी, मैंने इधर कर दी नाम। ध्यान से देखिएगा। बट सेकेंड अप्रोच बताने से पहले मैं एक चीज और करना चाहता हूँ। पहले इधर देख लीजिए, ये टेबल प्रिंट हो रहा है, मैं इस फॉर्मेट में टेबल को प्रिंट करना चाहता हूँ। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = समझ गए पैटर्न? Yes, sir. इस पैटर्न में प्रिंट करना चाहता हूँ। फिर क्या करूँ? तो यहाँ पे प्रिंट एफ नम इनटू आई इज इक्वल्स टू रिजल्ट। क्या एक प्रिंटफ से हम मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं? लूप तो लगा रखा है। क्या हम एक प्रिंटफ से मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं? तो ये काम हो सकता है। कैसे? तो पहले मैं 5 को प्रिंट करूंगा। 5 मतलब यूजर ने मान लो कोई भी वैल्यू दी, तो मैं नम को प्रिंट करूंगा। तो मैंने इधर लगाया %d, ध्यान से देखिएगा, लगाया %d। %d पे मैंने किसकी वैल्यू प्लेस की? इधर मैं इधर ऐसा लिखता हूँ, इसको हटाता हूँ, मैंने फ्रेश लिखा प्रिंट एफ। पहले मैं प्रिंट करूंगा किसकी वैल्यू? जो भी यूजर एंटर करेगा ना, नंबर जो एंटर करेगा। हाँ, जिसका टेबल यूजर को चाहिए। Hmm. तो यूजर को मान लो नम का टेबल चाहिए, यूजर ने दिया नम का टेबल, मतलब 6 दिया मान लो। फिर हम इसके साथ में क्या प्रिंट करेंगे? स्टार। फिर इधर 1 2 3 प्रिंट करना है, तो यानी कि सेकेंड परसेंटेज, और सेकेंड परसेंटेज पे वैल्यू क्या सप्लाई कर दी? आई आई। Hi. फिर हम लिखेंगे इधर इक्वल टू थर्ड परसेंटेज डी। थर्ड परसेंटेज डी पे मुझे वैल्यू क्या सप्लाई करनी है? नम Num star I. और एक न्यू लाइन भी, क्योंकि हर एक के बाद लाइन भी चेंज करनी है। Hmm. फॉर्मेट समझ आया ये चीज? Yes, इसको sir. रन करते हैं। मैंने दिया आपके पास सपोज 8, यानी आप एक प्रिंटफ से चाहो तो जितनी वेरिएबल है उतने वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. ये फॉर्मेट सबको समझ आया ना, पैटर्न? यस सर। Yes, sir. यस सर। नाउ अब हम टेबल बनाने का एक दूसरा अप्रोच देखते हैं, इसी टेबल को बनाने का, मतलब फॉर लूप के थ्रू। तो क्यों ना मैं इधर से ये डेटा कॉपी कर लेता हूँ, हाँ? तो एक नंबर लिया और इधर लूप लगाऊंगा, तो आपको ऐसे ही सोचना होगा, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ पैटर्न, तो आप इस पर डिफरेंट भी सोच सकते हो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है टेबल प्रिंट करना।
तब आपको आइडिया भी आना शुरू हो जाए। मैंने इधर लिखा इंट आई। अब टेबल मुझे किसका प्रिंट करना है, जो भी यूजर एंटर करे उसका, ठीक है। तो मैंने आई की वैल्यू क्या कर दी, हाँ, मान लो यूजर ने 5 एंटर किया तो आई की वैल्यू हो गई 5। अब चलाना लूप किधर तक होगा, लूप किधर तक चलाना होगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन कितने की नहीं हो जाती, 10 टाइम्स ऑफ नम इंटू 10। 10 बिल्कुल सही लॉजिक है, 10 टाइम्स ऑफ नम। और फिर हम क्या करेंगे, नम की वैल्यू 1 से बढ़ाएंगे, 2 से बढ़ाएंगे, 3 से बढ़ाएंगे, कितने से बढ़ाएंगे, आई की वैल्यू, नाम से हमसे आई की वैल्यू नम से बढ़ाएंगे। यानी कि मैं इधर लिख सकता हूँ आई प्लस इक्वल टू नम। अब ये सिंटेक्स आपके लिए थोड़ा सा नया है, बिकॉज आई प्लस प्लस अभी तक हम यूज कर रहे थे। आई प्लस प्लस से सिंगल इंक्रीमेंट होता है, अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल इंक्रीमेंट कराएं तो आई प्लस इक्वल टू नम। आई प्लस इक्वल टू नम का मतलब आई इक्वल टू आई प्लस नम, आई इक्वल टू आई प्लस नम। जो रिजल्ट आएगा वो इज टू आई प्लस। तो इनिशियली मान लो यूजर ने 5 एंटर, आई की वैल्यू 5, चेक होगा क्या 5 लेस देन इक्वल टू 50 है। हाँ और फिर इधर जो टास्क दिया होगा हमने प्रिंटफ किया, प्रिंटफ, और इधर कर दिया हमने %d/n, और इधर सिर्फ नम को प्रिंट कराए या आई को प्रिंट कराए, आई को प्रिंट कराएंगे ना, आई की वैल्यू, यस आई को, क्योंकि आई की वैल्यू नम से स्टार्ट हो रही है, उसी को रन कर, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू नम है, मान लो यूजर ने दिया 6, 6 आई में गया, क्या 6 जो है वो 60 से छोटा है, हाँ है, तो 6 प्रिंट हुआ। इधर गया, आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 6 + 6 12 हो गई। अब इधर चेक हो, क्या 12 60 से छोटा है, हाँ है, तो फिर 12 प्रिंट हुआ। फिर इधर हो गई 18, 60 से छोटा फिर वो भी 60 से छोटा है। फिर इधर हो गई 24, वो भी 60 से छोटा है। यानी हमारा काम हो तो जाना चाहिए यार। तो लेट्स चेक, हो रहा है काम। लेकिन इजी कौन सा था, पहले वाला ज्यादा इजी था, बट ऐसे भी तो कर सकते। तो एक प्रोग्राम को बनाने के बहुत सारे वेरियस वेज हो सकते हैं, कोई भी आप वेज यूज कर सकते डिफरेंट माइंडेड। हैं। हाँ, तो आई थिंक आपको फॉर लूप तो समझ आ रहा होगा इसलिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए इसमें। नो क्वेश्चन। राधा, डिड यू गेट इट? हाँ ये समझ तो आया। ओके, तो इसको हम आज पॉज करें, मतलब आगे नेक्स्ट क्लास में देखें। हाँ हाँ सर, जी ट्राई ठीक है, सर आपके असाइनमेंट्स आप मतलब वहां पे ही दोगे, यूट्यूब पे ही मिलते हैं या फिर प्रैक्टिस के देखो लिए? असाइनमेंट्स मैंने उसमें, असाइनमेंट्स पहले तो असाइनमेंट ये है कि आपने जितने प्रोग्राम हमने किए उनको करना है, उसी पहला को टास्क। रिपीट करना है। हाँ, ओके। पहला टास्क तो ये है, और उसके बाद जब टाइम मिलता है तो आप एडिशनल काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। तो वो हमें गूगल से लेने होंगे या फिर आपके चैनल पे मिल जाएगा? चैनल पे भी मिल जाएगा, ऐप में मैंने सी में प्रैक्टिस सेट बना रखे ओके, सी के हैं। तो अंदर हाँ, तो उधर प्रैक्टिस सेट में 70 से ज्यादा प्रोग्राम्स हैं। टॉपिक वाइज है, जैसे लूप का, ऑपरेटर्स का, ऐसे नहीं अलग नहीं, अलग ऐसे ही करके? मिक्स्ड है, मिक्स्ड। मिक्स्ड। हाँ, तो उनको ट्राई कर सकते हैं ओके एट द लास्ट। ठीक है। अभी तो आपकी ही प्रैक्टिस करें तो जब हाँ हाँ, बताते हो जब इजी लगता है बाद में जब पहला काम तो ये है कि जो आपने पढ़ा है उनको एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें बैठ के,
कंप्लीटली। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट ठीक है सेशन में। ओके सर थैंक ओके, यू बाय बाय। एक स्लाइड्स सर बाय। ओके। Yes.